कल हम लोगों ने गिफ्ट के प्रोविजन से डिस्कस किए थे। मैंने आप लोगों को 5 केसेस लिखाए थे एट दी एंड, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि कैपिटल गेन्स में क्या होगा एंड अदर सोर्सेस में क्या होगा। मैंने आप लोगों को कुछ लिखने के लिए दिया था, वो सारे नॉन एप्लीकेबिलिटी हो गया वो लिख के। चलो अब फ्रेंड्स, गिफ्ट में याद करोगे तो आपको अगर मॉनिटरी गिफ्ट मिल रहा है तो मॉनिटरी गिफ्ट क्या हो जाएगा, 50,000 तक एग्जेम्प्ट और 50,000 से ज़्यादा हुआ देन इट इज़ फुल्ली टैक्सेबल। अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है इन काइंड तो उसमें मैंने आपको बोला था 3 चीज़ें याद रखनी है। पहला 1/10/2009 या उसके बाद मिलना चाहिए। सेकेंड, असेट ऐसा होना चाहिए जो बीजेपी सैड बी में कवर्ड हो। और थर्ड, बीजेपी सैड जो है वो आपके लिए कैपिटल असेट भी होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो आप असेट को डिवाइड करोगे कि चेक करोगे कि क्या वो मूवेबल है कि इमूवेबल। मूवेबल में आपका बीजेपी सैड आ जाएगा और इमूवेबल में सिर्फ फर्स्ट बी आएगा, दैट इज बिल्डिंग्स और लैंड। अब अगर आप मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो तो उसमें विदाउट कंसिडरेशन करके कॉन्सेप्ट था। विदाउट कंसिडरेशन अगर मूवेबल प्रॉपर्टी गया तो फिर आप चेक करोगे फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज। अगर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज इज मोर देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल। एंड अगर विथ कंसिडरेशन है तो आपको डिफरेंस देखना रहेगा, दैट इज फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन। इफ फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन इज मोर देन, अगेन इट इज फुल्ली टैक्सेबल। उसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी में विदाउट कंसिडरेशन में यू विल चेक स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर 50,000 से देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल। एंड इफ इट इज विथ कंसिडरेशन तो डिफरेंस देखना है, बट यहाँ पे लिमिट में एक लिमिट है 50,000 और 10% ऑफ कंसिडरेशन विच एवर इज हायर। और वो हायर में से ये डिफरेंस अगर वो हायर से ज्यादा है तो टैक्स लगेगा। याद आया आपको? ये 10% का जो हम बेनिफिट ट्रांसफर री को दे रहे हैं, यानी सिर्फ ये और कुछ नहीं है, वो सेम बेनिफिट हमने ट्रांसफरर को दिया है अंडर सेक्शन 50C। याद आया? अच्छा, अपन ने वो पता है 50C में कॉन्सेप्ट किया था कि आप अगर ये चीज पे अग्री नहीं कर रहे हो कि आपकी अग्रीड वैल्यू 100 है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 125 है, तो आप वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जा सकते हो। अगर वैल्यूएशन ऑफिसर ने अगर वैल्यू 118 निकाली तो, और उसने अगर 140 निकाला तो, ये सेम कॉन्सेप्ट ट्रांसफर ई के लिए भी एप्लीकेबल है। अच्छा, आपको याद हो तो 50C में पता है हमने पढ़ा था 2 स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर क्वेश्चन में दी है, एक अग्रीमेंट के दिन का और दूसरा, तो हम कौन सी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखते थे? तो आंसर इज डिपेंड्स। अगर अग्रीमेंट की डेट या उसके पहले आपको कुछ भी पैसा मिल चुका है बाय अकाउंट पे, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, RTGS, NEFT, तो आप अग्रीमेंट के दिन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखते थे। याद आ रहा है आपको? नहीं तो आप रजिस्ट्रेशन के दिन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। यहां पे ट्रांसफर ई के लिए भी सेम प्रोविजन है। तो ट्रांसफर ई भी कौन सी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखेगा, अग्रीमेंट के दिन की कि रजिस्ट्रेशन की? तो आंसर इज डिपेंड। बट यहां पे हम क्या देखेंगे कि क्या उसने पे कर दिया है कि नहीं। अग्री उधर अपन ने देखा था रिसीव किया है, इधर अपन देखेंगे पे किया है कि नहीं। समझा कि नहीं? फिर अपन ने पढ़ा था नॉन एप्लीकेबिलिटी कि कुछ केसेस में आप लोगों को टैक्स नहीं लगता, गिफ्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। इसमें पहला था गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव, सेकेंड था ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज, थर्ड था विल एंड इनहेरिटेंस, नेक्स्ट था इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, फिर लोकल अथॉरिटी से कोई गिफ्ट मिला, फिर ट्रस्ट से मिला या आपने किसी ट्रस्ट, फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी को दिया, फिर याद करो एक इंडिविजुअल ने ट्रस्ट बनाई और असेट ट्रांसफर किया टू अ ट्रस्ट सोनली फॉर द बेनिफिट ऑफ
रिलेटिव। फिर पर्सन मिस्टर ए, उसको कोविड हुआ था या उसके रिलेटिव को कोविड हुआ था और उसके वजह से हुआ मेडिकल ट्रीटमेंट और किसी ने पैसा दिया वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। और लास्ट में अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ कोविड और उसके एम्प्लॉयर ने फैमिली मेंबर को पैसा दिया विदाउट एनी लिमिट, पूरा एग्जेम्प्ट है, एंड किसी और पर्सन ने दिया तो 10 लाख की लिमिट है, 10 लाख तक एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ऊपर टैक्सेबल हो जाएगा। याद आ रहा है आप लोगों को? फिर हम लोगों ने वो केसेस किए कि आपको गिफ्ट कौन से दिन मिल रहा है वो आपको चेक करना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को एक पॉइंट याद दिलाना चाहता हूं, अपन ने सैलरी चैप्टर पढ़ा था, अगर याद हो ना तो उसमें 2 क्वेश्चन में ऐसा पॉइंट था कि कलीग्स ने एलसीडी टीवी गिफ्ट किया हुआ है। याद है ऐसा कुछ? क्या गिफ्ट किया है कलीग्स ने? कलीग्स मतलब जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो, उन लोगों ने आपको क्या दिया है? एलसीडी टीवी। वो पता है एलसीडी टीवी पे आपको टैक्स नहीं लगेगा, सैलरी में भी नहीं लगेगा, और अब तुम्हें समझ में आना चाहिए अदर सोर्स में भी नहीं लगेगा। क्यों? बीजेपी सैड में कवर्ड ही नहीं है। तो जो असेट बीजेपी सैड में कवर्ड, उस पर आपको टैक्स लगेगा ही। अपन ने कल एक 4 एग्जाम्पल लिए थे। आपके फादर ने आपको 5 लाख रुपया दिया मैरिज के वक्त, टैक्सेबल के एग्जाम। मैरिज एनिवर्सरी पे आपके फ्रेंड ने आपको आईफोन दिया शादी के वक्त, मैरिज एनिवर्सरी पे एग्जाम। समझ में आ रहा है? आईफोन क्यों नहीं कवर्ड है, मतलब ये टैक्स क्यों है? बीजेपी साइड में कवर्ड नहीं है इसीलिए। तो आपको वही असेट मिलना चाहिए जो बीजेपी साइड में कवर्ड हो। बोलो ये समझा कि नहीं समझा? तो ये सब हमने गिफ्ट के प्रोविजंस में डिस्कस किया था। अच्छा, और एक पॉइंट डिस्कस किया था, पता है? फिक्स डिपॉजिट। क्या फिक्स डिपॉजिट को हमें सम ऑफ मनी कंसिडर करना है कि नहीं? तो उसके 2 अलग अलग व्यूज हैं। एक व्यू के हिसाब से वो सम ऑफ मनी है और दूसरे व्यू के हिसाब से वो सम ऑफ मनी। जो भी व्यू तुम फॉलो करना चाहो कर सकते हो। बाहर रुको यार थोड़ा टाइम, अभी तुम लोग बहुत हो गया। तो जो भी व्यू तुम फॉलो करना चाहो वो व्यू फॉलो कर सकते हो। तो तुम अगर एफडी को सम ऑफ मनी कंसिडर करोगे तो टैक्स लगेगा, एंड सम ऑफ मनी कंसिडर नहीं करोगे तो टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो एमपी और एमएलए को सैलरी मिलता है, किसको? वो यहाँ पे टैक्स हो जाएगा। फिर पता है एमपी और एमएलए को एक अलाउंस मिलता है, डेली अलाउंस। वो क्या हो जाता था याद करो? एग्जेम्प्ट। वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये कार्टून लोगों को है ना यूज करना आता नहीं है जूम, और ऐसे ही उठ के आ जाते हैं। चलो अब ध्यान दो, एमपी और एमएलए जो है उनको जो भी सैलरी मिलता है वो टैक्सेबल है अंडर अदर सोर्सेस। अलाउंस जो मिलता है डेली या कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस इज एग्जेम्प्ट, बट ये एग्जम्पशन आपको मिलेगा अंडर ऑप्शनल स्कीम, नॉट अंडर डिफॉल्ट स्कीम। फिर एफडी पे जो इंटरेस्ट मिला वो, आरडी पे जो इंटरेस्ट मिला, सेविंग्स अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिला, वो सब यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन में 2 चीजें याद करो, एक 1018 करके सेक्शन था और एक 1018 में ऐसा था कि अगर एम्प्लॉयर गवर्नमेंट है एंड एम्प्लॉई को गैलेंटरी अवार्ड्स मिले हैं, देन पेंशन रिसीव्ड बाय एम्प्लॉई और फैमिली मेंबर ऑन डेथ ऑफ एम्प्लॉई बोथ इज एग्जाम। एंड उसमें था आर्म्ड फोर्सेस में काम कर रहे हो और डेथ हो गई तो भी एग्जाम। इसके अलावा फैमिली पेंशन इज, और टैक्स कैसे लगेगा? उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था 1/3 और 15,000 विच एवर इज लोअर अंडर ऑप्शनल, एंड डिफॉल्ट में याद आया? विनिंग्स में अपन ने डिस्कशन कैपिटल गेन्स में ही किया था कि विनिंग्स के केस में खर्चे नहीं मिलते, डिडक्शन नहीं मिलता, लॉस नहीं मिलता है, रिबेट मिलता है। अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का जो बेनिफिट है वो आप लोगों को नहीं मिलता है। आ रहा है समझ में आप लोगों को? तो ये हम लोगों ने विनिंग से डिस्कस किया। उसके बाद और एक चीज डिस्कस की थी, याद करो, इंटरेस्ट ऑन कॉम्पेंसेशन। अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ऑन कॉम्पेंसेशन तो वो टैक्सेबल हो जाएगा
ये हेड में, और उस पर रिसीव बेसिस पे टैक्स लगेगा। एंड याद करो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50%। और लास्ट में एडवांस मनी याद करो, एडवांस मनी विच इज फोरफिटेड ऑन और आफ्टर विच डेट, 1/4/2014। याद आया इतना सब? चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो अपने को डिस्कशन करना है वो है ऑन डिविडेंड। अब डिविडेंड के ऊपर आज डिस्कशन करना है। ये चैप्टर के अंदर टोटल 3 चीजें इंपॉर्टेंट थी, जिसमें से विनिंग्स पहले ही हो चुका था। कल मैंने आप लोगों को गिफ्ट के प्रोविजंस करवाए, और आज अपन डिविडेंड डिस्कस करेंगे। डिविडेंड स्टार्ट करने से पहले अपन ने जब बिजनेस एंड प्रोफेशन पढ़ा था, तो उसमें पता है अपन ने एक्सपेंसेस डिसअलाउड पढ़े थे। एक्सपेंसेस डिसअलाउड का मतलब क्या? ऐसे खर्चे जो आपको माइनस करने नहीं मिलेंगे। याद आ रहा है आप लोगों को? उसमें याद करो, एक था कि अगर आप पेमेंट कर रहे हो और टीडीएस नहीं काट रहे हो, तो आपको चेक करना है क्या कि पेमेंट कहां पे हो रहा है। पेमेंट क्या इंडिया, आउटसाइड इंडिया हो रहा है या इंडिया में हो रहा है टू एनआर और फॉरेन कंपनी? इफ यस देन 100% एक्सपेंसेस डिसअलाउड। अगर पेमेंट इंडिया में हो रहा है टू अ रेसिडेंट पर्सन, तो 70% अलाउड एंड 30% डिसअलाउड। फिर अगर आप रिलेटिव को पेमेंट करते हो जो अनरीजनेबल है, अनरीजनेबल क्या हो जाएगा? अनरीजनेबल अमाउंट कहने से डिसअलाउ हो जाएगा। फिर अगर आप एक ही दिन में 10,000 के ऊपर पेमेंट करते हो बाय मोड विच आर नॉट अ प्रिस्क्राइब मोड, प्रिस्क्राइब मोड के अलावा आप पेमेंट कर रहे हो, क्या हो जाएगा? डिसअलाउ। याद आ रहा है क्या तुम लोगों को? अब जो भी आपने एक्सपेंसेस डिसअलाउ पढ़े थे, कहां पे? सेम कॉपी पेस्ट ये चैप्टर में करने। मैंने आपको कल भी शायद ये चीज बोली है। आपको ये चैप्टर में क्या करना है? इनकम आ रही है, इनकम में से क्या करना है? खर्चे माइनस। तो खर्चे जब आप माइनस करोगे तो बैलेंस इनकम आपको मिल जाएगी, दैट इज योर नेट इनकम। इनकम माइनस एक्सपेंस। तो एक्सपेंस माइनस करते वक्त जो डिसअलाउड एक्सपेंसेस है वो माइनस नहीं करना है। तो डिसअलाउड कौन से? जो आपने बिजनेस में पढ़े थे वही। जैसे पर्सनल खर्चे नहीं मिलेंगे, कैपिटल खर्चे नहीं मिलेंगे, इलीगल खर्चे नहीं मिलेंगे, अनरीजनेबल पेमेंट किया रिलेटिव को तो अनरीजनेबल अमाउंट नहीं मिलेगा, 10,000 के ऊपर पेमेंट किया एक ही दिन में, कैश में पेमेंट किया, बेरर चेक से किया, क्रॉस चेक से किया, डिडक्शन नहीं मिलेगा। सेम कॉपी पेस्ट करना है वहां से यहां पे। इनकम कमाने के लिए जो भी खर्चे होंगे वो सारे आप माइनस कर सकते हो। क्या चीज के लिए? इनकम कमाने के लिए जो भी खर्चे होंगे वो सारे आप माइनस कर सकते हो। लेकिन अगर कोई भी एक्सपेंस डिसअलाउड है जो अपन ने बिजनेस में पढ़ा था, तो वो माइनस नहीं हो सकता। अरे सुना क्या? और जहां जहां पे भी स्टैंडर्ड डिडक्शन का कॉन्सेप्ट है, कौन सा? तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के केस में तो आपको एक्चुअल एक्सपेंस मिलेगा ही नहीं। जैसे एक जगह स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये चैप्टर में, क्या था वो? इंटरेस्ट ऑन कॉम्पेंसेशन। कितना मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन वहां पे? 50%। नेक्स्ट, और कहां पे स्टैंडर्ड डिडक्शन था ये चैप्टर में? फैमिली पेंशन। कितना? 1/3 और 15,000 विच एवर इज लोअर, वो ऑप्शनल स्कीम में। और डिफॉल्ट में कुछ याद आया ऐसा? जरा डोर ओपन करेंगे आप? चलो यहां पे ध्यान दीजिए अभी। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है वो है डिविडेंड। डिविडेंड जो है इसका मैं आपको थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड दे देता हूं। अप टू ईयर 1920 डिविडेंड है ना, डिविडेंड, उसके ऊपर कॉन्सेप्ट क्या था कि डिविडेंड के ऊपर कंपनीज जो है ना, कंपनीज, उन लोगों को ही बोल दिया था क्या कि कंपनी आप जब डिविडेंड दोगे ना शेयर होल्डर को, कंपनी यू ओनली पे टैक्स ऑन डिविडेंड।
जिसको हम बोलते थे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। क्या बोलते थे हम उसको? पर ये रूल कब तक था? 1920 तक। क्या रूल था कि एक कंपनी है सागर लिमिटेड, आप सब शेयर होल्डर हो, मैं आपको क्या देने वाला हूं? तो डिविडेंड इनकम आपके लिए है, डिविडेंड इनकम आपके लिए है। मेरे को बोल दिया था क्या कि सागर आप एक काम करो, आप टैक्स भर दो डिविडेंड पे। ऐसा रूल क्यों बनाया था? अंडरस्टैंड, इट इज इजी टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम वन पर्सन देन टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम एन नंबर ऑफ शेयर होल्डर। आपने जीएसटी पढ़ा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पता है? जीएसटी, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इंश्योरेंस कंपनी, उसके अंडर एजेंट्स होते हैं, एजेंट्स को टैक्स भरने की जरूरत इंश्योरेंस कंपनी को भरना पड़ता है, रिवर्स चार्ज लगता है वहां पे। वो क्यों निकाला है कॉन्सेप्ट रिवर्स चार्ज का? क्योंकि एक इंश्योरेंस कंपनी में एजेंट्स बहुत सारे होंगे, तो इट इज इजी टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम वन कंपनी देन टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम एन नंबर ऑफ एजेंट। सेम कॉन्सेप्ट उन्होंने रखा था अंडर इनकम टैक्स ऑल्सो। क्या कि आज एक कंपनी में शेयर होल्डर्स काफी ज्यादा होंगे, तो एक काम करते हैं, अपन टैक्स किससे ले लेते हैं? कंपनी से। तो कंपनी जब भी आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आप एक काम करना, क्या आप खुद टैक्स भर देना, और शेयर होल्डर आपके हाथ में क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। आपके हाथ में डिविडेंड इज एग्जेम्प्ट। लेकिन फ्रेंड्स, जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का परसेंटेज था ना, परसेंटेज वो था 20.358%। तो आप समझो ना, अप्रोक्सीमेट 20% लगता था, इग्नोर पॉइंट में जो था 20% लगता था क्या? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो अगर मैं आपको 1 करोड़ का डिविडेंड देने वाला हूं, तो उस पर 20 लाख का क्या भरना पड़ेगा? टैक्स। वो कंपनी को भरना पड़ता था। बट फिर गवर्नमेंट ने क्या देखा कि आज जो लोग स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यानी से मेजॉरिटी लोगों की इनकम 15-20 लाख तो होगी। मतलब आज सब लोग जो स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, 99% केसेस में वो लोग टैक्स भरते होंगे 30% के लिए। आप सोचो ना, किसी भी पर्सन की इनकम अगर 15 लाख है, तो कैन यू से इज इनटू 30% टैक्स ब्रैकेट। तो गवर्नमेंट ने क्या देखा कि क्यों ना हम डिविडेंड पे टैक्स शेयर होल्डर को लगाना स्टार्ट करें, क्योंकि एनीवेज उसकी इनकम 15 लाख है या 20 लाख है, एंड अगर डिविडेंड उसको टैक्सेबल हुआ, तो कहने से उस पे टैक्स अपने को 30% मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो 10% का अपना नुकसान हो रहा है ना, कहने से वो नुकसान होना बंद हो जाएगा। और इसीलिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का जो कॉन्सेप्ट था, उसको अबॉलिश कर दिया। एंड उसके बाद कॉन्सेप्ट बनाया क्या कि डिविडेंड अब से टैक्सेबल किसको है? शेयर होल्डर। तो पहले डिविडेंड शेयर होल्डर को टैक्सेबल नहीं था। आपने सुना है ऐसा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कहीं पे? तो पहले ये डीडीटी करके कॉन्सेप्ट लगता था, और शेयर होल्डर के हाथ में क्या हो जाता था? एग्जाम। बट उसके बाद तुम्हें समझा क्यों हटाया डीडीटी? क्योंकि इधर गवर्नमेंट का हो रहा था नुकसान। क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या देखा, जो लोग आज स्टॉक मार्केट में कौन इन्वेस्ट करता है? जो 2-3 लाख कमाता है वो इन्वेस्ट करता है क्या? नहीं। यानी से जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, 99% उसकी इनकम यानी से 15-20 लाख से ज्यादा ही होगी। तो अगर हम डिविडेंड उसके ऊपर टैक्स कर दे, किसके ऊपर? शेयर होल्डर के ऊपर, तो कहने से उस पर अपने को टैक्स ज्यादा मिलेगा। अरे सुन रहे तुम लोग? तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, डिविडेंड की जो टैक्सेबिलिटी है वो शेयर होल्डर के हाथ में डाल दी। अब क्वेश्चन आता है, डिविडेंड देना इसका मतलब क्या है? ये अपन डिस्कशन पहले ही कर चुके हैं। समझो एक कंपनी है, उसका ये बैलेंस शीट है, और यहां पे दिया हुआ है रिजर्व्स एंड सरप्लस। पहला एंट्री कंपनी क्या पास करता है जब डिविडेंड डिक्लेयर करता है?
रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेबल अकाउंट। और सेकेंड एंट्री क्या पास करता है कंपनी? डिविडेंड पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब तुम्हें समझ में आता है, इधर से डिविडेंड पेबल और डिविडेंड पेबल हट गया, तो फाइनल एंट्री क्या पास हुआ? तो पहले अपन ने रिजर्व्स एंड सरप्लस से पैसा निकाल के एक लायबिलिटी खड़ा कर दिया डिविडेंड पेबल, और फिर यही डिविडेंड पेबल अकाउंट को जीरो करके कहने से अपना बैंक बैलेंस जो है वो अपन ने कम कर दिया। तो इधर से जब रिजर्व्स क्या होते हैं? कम, और इधर से जब बैंक बैलेंस कम होता है, इसका मतलब कहने से कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है। सो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, आया ये पॉइंट आपको याद? ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। आपको कोई पूछे डिविडेंड देना, इसका मतलब क्या हुआ? तो रिजर्व्स एंड सरप्लस देना। अब आ रहा है सेकेंड पॉइंट। डिविडेंड जो है, डिविडेंड वो या तो इंटरिम डिविडेंड हो सकता है या तो फाइनल डिविडेंड हो सकता है। एंड डिविडेंड को इनकम टैक्स एक्ट के अंदर डिफाइन किया है अंडर सेक्शन 222। इसके अंदर 6 सब क्लॉज है, 222A, 222B, 222C, 222D, 222E एंड 222। आपको 222C, E एंड F पढ़ना है। अब फ्रेंड्स, आपको जो भी इंटरिम डिविडेंड मिला, इस पे आपको क्या लग जाएगा? टैक्स। आपको AS9 हो चुका रेवेन्यू रिकॉग्निशन, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि इंटरिम डिविडेंड पे टैक्स कौन से ईयर में लगता है, कब इसको आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं? हाँ, रहने दो तुम लोग। इंटरिम डिविडेंड इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज received, and final dividend is taxable in the year in which it is, बोलो, declared। और ये जो 222 A, B, C, D, E, F के जो डिविडेंड है, ये भी टैक्सेबल होंगे इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड। अरे सुन रहे तुम लोग? सो इंटरिम डिविडेंड पे टैक्स कौन से ईयर में लगेगा? ईयर ऑफ रिसीट पे। ये फाइनल डिविडेंड जिस ईयर में ड्यू, मतलब यू कैन से डिक्लेयर हो जाएगा। एंड 222A से लेके 222F पे टैक्स कब लगेगा? वापस से जब रिसीव होगा तब। तुम लोगों ने इंटरिम और फाइनल डिविडेंड पढ़ा होगा AS9 में, तो उधर भी यही रूल है कि रिसीव बेसिस पे टैक्सेबल है एंड ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल है। फाइनल डिविडेंड जब डिक्लेयर होता है तब टैक्स होता है। अब डिविडेंड जो है, डिविडेंड ये क्या हो चुका है? शेयर होल्डर को टैक्स हो चुका है। तो डिविडेंड टैक्सेबल है टू अ शेयर होल्डर। तो आपको क्या करना है? डिविडेंड इनकम लिखनी है पहले तो अदर सोर्स में। ये किसके बुक्स में? शेयर होल्डर्स के बुक्स में, क्योंकि अब से ये शेयर होल्डर को क्या हो चुका है? टैक्सेबल। बट अब शेयर होल्डर को जैसे ही टैक्सेबल हुआ तो शेयर होल्डर क्या बोल रहा है? मेरे जो भी एक्सपेंसेस होंगे ये इनकम कमाने के लिए, वो भी तो माइनस करने मिलने चाहिए मुझे। तो जो नेट इनकम आएगी कहने से उस पर ही मुझे टैक्स देना पड़ेगा। अगर तुम शेयर होल्डर को क्या कर रहे हो? टैक्स कर रहे हो डिविडेंड पे, तो फिर शेयर होल्डर क्या बोलेगा कि मुझे अब खर्चे भी माइनस करने दो।
तो ये डिविडेंड पहले तो मैं यहां पे लिख दूं, नाउ इट इज टैक्सेबल टू, बोलो टैक्सेबल टू शेयर होल्डर्स। तो अब शेयर होल्डर क्या बोल रहा है, अरे मेरे को अगर डिविडेंड 1 लाख का मिला है तो मैं थोड़ी 1 लाख पे टैक्स भरेगा, 1 लाख कमाने के लिए जो भी मेरे वो खर्चे माइनस करूंगा। अब ध्यान से सुनो, खर्चों में आप लोगों को सिर्फ एक ही खर्चा माइनस करने मिलता है, ओनली वन एक्सपेंस इज अलाउड। एक ही खर्चा माइनस करने मिलेगा, कौन सा? ध्यान से सुनो, आपको एक ही खर्चा माइनस करने मिलेगा एंड दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। बोलो कौन सा? लाउडर। अगर आप लोगों ने कहीं से क्या लिया है और ये पैसा आपने किधर इन्वेस्ट किया है, इनटू स्टॉक मार्केट, अब आपको वहां से क्या मिल रहा है? ये बड़ी इंटरेस्ट कैसे? डिविडेंड। और अभी इधर क्या पे कर रहा है तुम लोग? तो ये इंटरेस्ट हम आपको डिविडेंड में से माइनस करने देंगे। सुनो बराबर से, क्या लिया आपने, किधर पैसा डाला, इधर से क्या आएगा और इधर क्या पे करेगा, तो ये इंटरेस्ट हम आपको माइनस करने देंगे। और कोई खर्चा नहीं मिलेगा, ओनली वन एक्सपेंसेस अलाउड एंड दैट इज, और उस पे भी उन्होंने रेस्ट्रिक्शन रखा है, क्या? मैक्सिमम 20% ऑफ डिविडेंड इनकम। कितना बोलो? ऑफ डिविडेंड इनकम। मतलब अगर आपका डिविडेंड इनकम, सुनो बराबर से, 10 लाख है और आपकी इंटरेस्ट 1,80,000 है, तो कितना माइनस करोगे? और अगर आपकी इंटरेस्ट 2,50,000 है तो 2 लाख। तो अगर डिविडेंड इनकम 10 लाख है और इंटरेस्ट ऑन लोन 1.8 है एंड 2.5 लाख है, तो आपका टैक्सेबल डिविडेंड कितना? टैक्सेबल, बोलो फर्स्ट केस में टैक्सेबल कितना? 8 पॉइंट, और सेकेंड केस में 8। अरे समझा? एक ही खर्चा माइनस करने मिलता है बस, और कोई खर्चा नहीं करने का। अच्छा, दूसरी चीज, डिविडेंड आप लोगों को शेयर्स पे जो हम इनकम आती है उसको भी हम डिविडेंड बोलते हैं, और यूनिट्स के ऊपर जो इनकम आती है उसको भी हम डिविडेंड बोलते हैं। यूनिट्स किसके? म्यूचुअल फंड के। तो जब आप म्यूचुअल फंड कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वो लोग भी जो अमाउंट आपको देते हैं उसको भी हम डिविडेंड बोलते हैं। अपन वर्ड डिविडेंड यूज नहीं करते, इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड लिखते हैं अपन। आपको पता है अपन ने जब पीजीबीपी के क्वेश्चंस किए थे, क्रेडिट में आता था इनकम फ्रॉम यूटीआई, इनकम फ्रॉम यूटीआई, वो और कुछ नहीं है, दैट इज योर डिविडेंड इनकम फ्रॉम यूटीआई। तो म्यूचुअल फंड कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो या नॉर्मल कंपनी में इन्वेस्ट करो पैसा, तुम्हारे पास अगर इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है या यूनिट्स है, तो उस पर जो भी इनकम तुम्हें कंपनी देगी उसको हम डिविडेंड बोलेंगे। बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, इन सब पे जो कंपनी इनकम आपको देती है उसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। समझा कि नहीं समझा? तो ये आपका थर्ड पॉइंट था। इस पे आप लोगों को एमसीक्यू आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन बना के। अब आ रहा है अपना पॉइंट नंबर 4। ध्यान से सुनो, आपके पास समझो शेयर्स है या आपके पास समझो यूनिट्स है। नाउ शेयर्स और यूनिट्स कैन बी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड और इट कैन बी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। आपको याद हो तो अपन ने राकेश झुनझुनवाला जी का एग्जाम्पल लिया था। राकेश झुनझुनवाला जी के लिए शेयर्स या यूनिट्स क्या थे? अब समझो आपने भी कुछ पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, तो आपके लिए क्या है? अब मैं क्या बोल रहा हूं, राकेश झुनझुनवाला जी जब वो शेयर्स बेचेंगे तो टैक्स कहां लगेगा? तो ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड यूनिट्स which are held as stock in trade, income is taxable under the head and held as investment, तो
कैपिटल गेन्स। कहां टैक्सेबल है बोलो? कैपिटल गेन्स। अब मैं क्या बोल रहा हूं, राकेश झुनझुनवाला जी के पास शेयर्स है, आपके पास भी शेयर्स है, उनके लिए वो स्टॉक इन ट्रेड है, आपके लिए वो इन्वेस्टमेंट है। मैं अभी कंपनी है सागर लिमिटेड, सागर लिमिटेड तो कहने से किसको डिविडेंड देगा? जिसके पास शेयर है उसको मिलेगा। तो आपको समझ में आ रहा है, राकेश झुनझुनवाला जी को भी डिविडेंड मिलेगा और आपको भी डिविडेंड मिलेगा। तो अब आपको डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड, ध्यान से सुनना, अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है किस पे? ऑन शेयर विच आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। आपके पास शेयर्स है विच आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। आपको मतलब कहने से गुड्स के ऊपर कुछ इनकम आ रही है, गुड्स है ना आपके लिए शेयर्स, गुड्स के ऊपर कुछ इनकम आ रही है। तो अब ये इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल होनी चाहिए? बोलो। एंड दिस शेयर्स एंड यूनिट्स विच आर हेल्ड एज, उसके ऊपर अगर आपको डिविडेंड मिला तो लाउडर। सब लोग को पहले इतना समझा, रुक जाओ, अभी समझो आपके पास डिबेंचर्स है, डिबेंचर्स, या आपके पास बॉन्ड्स है। नाउ डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स कैन बी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड और इट कैन बी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स आपके लिए या तो स्टॉक इन ट्रेड हो सकते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट। अभी आपने ट्रांसफर किया, ये डिवेंचर, ये बॉन्ड विच आर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, कहां टैक्स लगेगा? और यहां पे कहां टैक्स लगेगा? कैपिटल गेन्स। एंड अगर आपको इस पे क्या मिला बोलो? लाउडर। इंटरेस्ट मिला ऑन डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स विच आर हेल्ड एज, कहां टैक्सेबल होगा? एंड ये कहां टैक्सेबल होगा? पहले इतना भेजे में गया, बस अब एक छोटा सा चेंज। क्या आपको जो डिविडेंड मिला ना, डिविडेंड ऑन शेयर्स एंड यूनिट्स विच आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, इधर आंसर अदर सोर्स। क्यों? कोई बड़ा रीजन नहीं है इसका। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में स्पेसिफिकली लिखा है क्या कि डिविडेंड पे यही हेड में टैक्स लगेगा। अब जब कोई प्रोविजन स्पेसिफिक हो ना, स्पेसिफिक, तो स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑलवेज ओवरराइड जनरल प्रोविजन। जब डिविडेंड पे लिखा ही है स्पेसिफिकली टैक्स अदर सोर्स में ही लगेगा, तो आप उसको बिजनेस में टैक्स नहीं कर सकते। लॉजिकली अगर आप पूछोगे तो लॉजिकली वो इनकम बिजनेस में टैक्स होनी चाहिए, बट बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन हम उसको टैक्स कहां करते हैं? अदर सोर्स। बट ये स्पेसिफिक प्रोविजन बनाया गया है ओनली एंड ओनली एंड ओनली फॉर डिविडेंड, नॉट इन केस ऑफ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स विच आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड कहां टैक्सेबल होगा? बिजनेस एंड प्रोफेशन। एंड डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स विच आर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, उस पर इंटरेस्ट मिला तो वो अदर सोर्स में था। आया समझ में? फर्स्ट पॉइंट क्या था पहले तो? व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड? इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, या तो इंटरिम हो सकता है या तो 222A में कवर्ड हो सकता है, 222A से लेके एफ। इंटरिम डिविडेंड कौन से ईयर में टैक्सेबल होगा? जिस ईयर में वो रिसीव होगा। फाइनल डिविडेंड जिस ईयर में वो ड्यू हो जाएगा या डिक्लेयर हो जाएगा। एंड 222A से लेके एफ रिसीव होगा, वो ईयर में टैक्सेबल। डिविडेंड शेयर होल्डर को टैक्सेबल है, शेयर होल्डर को एक्सपेंसेस माइनस करने मिलेंगे। कितने खर्चे मिलते हैं? कौन सा? मैक्सिमम कितना? थर्ड, फोर्थ पॉइंट, अगर आपको डिविडेंड मिला ऑन सिक्योरिटीज विच आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड और विच आर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, आपको वो डिविडेंड पे टैक्स कौन से हेड में लगेगा? एंड अगर आपको इंटरेस्ट के ऊपर सिक्योरिटीज के ऊपर इंटरेस्ट मिला विच आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, तो एंड विच आर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, तो गया इतना भेजे में। अब आ रहा है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ के अंदर फर्स्ट पॉइंट 222C, ये सेक्शन अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया है जब अपन ने कैपिटल गेन्स में लिक्विडेशन ऑफ कंपनी से डिस्कस किया था। याद आया कुछ?
एक कंपनी अगर बंद हो जाती है तो पता है वो कंपनी का शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस अपने शेयर होल्डर को देती है बाय ट्रांसफरिंग असेट। तो कंपनी को वो टाइम पे टैक्स नहीं लगता और शेयर होल्डर शेयर सरेंडर करता है, इसीलिए उसको टैक्स लग जाता है। तो उसके लिए आप 222C के लिए कैपिटल गेन्स देख सकते हो। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड जो अपने को डिस्कशन करना है वो है अब सेक्शन नंबर 222E। कौन सा सेक्शन डिस्कस करना है अपने को? 222E डिस्कस करना है, ध्यान देना सब लोग। अब सेक्शन नंबर 222E में पहले तो रीजन समझो, ये सेक्शन लेके आने के पीछे क्या रीजन है। समझो कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। कौन है बोलो? एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को हम क्लोजली हेल्ड कंपनीज भी बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं? या फिर हम बोलते हैं कंपनी इन विच पब्लिक इज नॉट सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड। बोलो क्या बोला मैंने? वापस से, पहला प्राइवेट लिमिटेड है और क्या बोलते हैं हम उसको? क्लोजली हेल्ड कंपनी। बोलो क्या बोलते हैं? या फिर कंपनी इन विच नॉट सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड। तुम्हें वर्ड से ही पता चल जाएगा ऐसा नाम क्यों है कि क्लोजली हेल्ड या कंपनी इन विच, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 2 या 3 होते हैं और कहने से जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो या तो फ्रेंड्स होते हैं या फिर रिलेटिव्स। तो समझो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अब ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2 शेयर होल्डर्स है, विनायक और सागर। दोनों के पास 50-50% शेयर होल्डिंग है। बोलो कितनी शेयर होल्डिंग है? 50-50%। अब ये कंपनी के जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है समझो वो 100 CR के है। कंपनी के पास रिजर्व्स पड़ा हुआ है, कितने का रिजर्व्स है? 100 करोड़ का रिजर्व्स है कंपनी के पास। अब कंपनी के पास 100 करोड़ का रिजर्व है। सुनना बराबर से, ये जो सेक्शन में आपको सिखाने जा रहा हूं, कौन सा? 222E। दिस सेक्शन अप्लाइज ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मतलब ये कॉन्सेप्ट पब्लिक लिमिटेड कंपनी को अप्लाई नहीं होता, ये सिर्फ क्लोजली हेल्ड कंपनीज को ही अप्लाई होता है। क्या प्रोविजन है? ध्यान से सुनो अभी। अब समझो कि ये विनायक है ना, विनायक, उसको अभी 10 करोड़ रुपए की जरूरत थी। बोलो कितने की जरूरत थी? 10 करोड़। अब ये कंपनी है, ये दोनों की कंपनी है। किसकी? विनायक और सागर की। इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और कंपनी के पास है पैसा, 100 करोड़ का रिजर्व पड़ा है। अब कंपनी अगर यही 100 करोड़ के रिजर्व में से विनायक को पैसा देना चाहे, ये 100 करोड़ में से विनायक को अपन 10 करोड़ रुपया देना चाहे, तुम्हें समझ में आ रहा है? यही 10 करोड़ विनायक के हाथ में बन जाएगा डिविडेंड, और डिविडेंड विनायक को क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। और उसको कितना पैसा चाहिए? 10 करोड़ चाहिए। तो तुम्हें समझ में आ रहा है कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट है ना, डिस्ट्रीब्यूट रफली 15 करोड़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 15 करोड़ जब वो विनायक को देंगे तो उस पर वो भरेगा टैक्स जो आएगा 30%, सरचार्ज जो आएगा 37% एंड HEC। तो जो 15 करोड़ माइनस 5 करोड़ करेगा तो 5 करोड़ टैक्स चला जाएगा, तब जाके उसके हाथ में 10 करोड़ बचेगा। नहीं समझा गया? मैं रफली 15 करोड़ बता रहा हूं, एग्जैक्ट फिगर तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आज उसको इन हैंड 10 करोड़ चाहिए। किसको? विनायक को। बट तुम्हें समझ में आ रहा है 10 करोड़ के चक्कर में 5 करोड़ जितना तो टैक्स चला जाएगा, क्योंकि 30% टैक्स तो लग ही जाएगा, प्लस सरचार्ज लग जाएगा, क्योंकि इनकम आपकी 5 करोड़ के ऊपर हो गई, 37% सरचार्ज एंड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से। तो आज हो क्या रहा है कि अगर समझो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2 शेयर होल्डर हैं और विनायक को 10 करोड़ की जरूरत है, कंपनी के पास पैसा पड़ा हुआ है,
कंपनी अगर रिजर्व एंड सरप्लस में से ये 10 करोड़ दे दे विनायक को, तो विनायक जो है उसको टैक्स आ जाएगा, तो विनायक को इन हैंड अगर 10 करोड़ चाहिए तो कहने से उसको कंपनी में से विड्रॉ ज्यादा करना पड़ेगा। तो अगर वो विड्रॉ 15 करोड़ करेगा तब जाके टैक्स माइनस करके कहने से उसके इन हैंड कितना बचेगा, 10 करोड़। 5 करोड़ जितना तो रफली क्या चला गया, टैक्स। अब लोग है ना, लोग टैक्स से बचना चाहते थे, और टैक्स से बचने के लिए वो लोग एक यहां पे प्लानिंग करते थे। डिविडेंड जब आप देते हो तो क्या एंट्री पास करते हो, रिजर्व्स एंड सरप्लस टू बैंक। ये कंपनी ने देखो क्या प्लानिंग किया, विनायक तुझे 10 करोड़ की जरूरत है, एक काम करते हैं, ये कंपनी का बैंक बैलेंस है, विनायक हम है ना एंट्री ऐसा पास नहीं करते, क्या, रिजर्व्स एंड सरप्लस टू बैंक, ये एंट्री पास नहीं करते अपन ऐसा एंट्री पास कर देते हैं, लोन टू मिस्टर विनायक टू बैंक। मतलब क्या, आप रिजर्व्स एंड सरप्लस को कम मत करो, आप इधर है ना एक असेट साइड पे लोन अकाउंट खड़ा कर दो, इधर बता दो 10 करोड़ का लोन दिया और यही 10 करोड़ बैंक में से कम कर दो। मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम लायबिलिटी साइड को टच ही नहीं कर रहे हो। तुम क्या बोल रहे हो, हम तो विनायक को क्या दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, और विनायक क्या बोल रहे हैं, मुझे क्या मिला, वो मेरे लिए इनकम नहीं है, लोन तो मेरे लिए लायबिलिटी है, कल उठ के मुझे 10 करोड़ वापस देना है। अब वो वापस कब देना है वो देख लेंगे बाद में, अपने को क्या है, कंपनी अपना ही है। तो तुम्हें समझ में आ रहा हो तो कंपनी किस तरह से देखो, या ये कंपनी एंड शेयर होल्डर्स किस तरह से देखो मिला के टैक्स की चोरी कर रहे हैं, कि आज ना डिविडेंड ले रहे, वो डिविडेंड ले नहीं रहे, लोन ले रहे, और ये शेयर होल्डर जो है वो क्या बोल रहा है, मैंने तो लोन लिया है, कल उठ के मैं रीपे करूंगा। अब 10 करोड़ रुपया विनायक को चाहिए, अब विनायक को 10 करोड़ एज अ लोन मिले या एज अ डिविडेंड मिले, क्या फर्क पड़ता है, नहीं समझा क्या। डिविडेंड मिला तो 5 करोड़ का टैक्स देना पड़ेगा, छोड़ो ना टैक्स, 10 करोड़ लोन ले लो, कंपनी खुद का ही है, और 10 करोड़ दिखाते रहो लाइफ टाइम आउटस्टैंडिंग है। अरे समझ रहा है, तो ये प्लानिंग हो रहा था। ये प्लानिंग कर कौन रहा था, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग वो लोग क्या दे रहे थे शेयर होल्डर को, और इसी रीजन के वजह से लाना पड़ा गवर्नमेंट को सेक्शन नंबर 222E। 222E सेक्शन आने के पीछे रीजन क्या है, ये रीजन था कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं वो लोग अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दे रहे थे, वो लोग लोन दे रहे थे, जस्ट टू अवॉइड डिविडेंड के ऊपर टैक्स। तो इसीलिए 222E सेक्शन बनाया गया। अब 222E जो सेक्शन है उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है, फर्स्ट पॉइंट कि अगर एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है, बोलो कौन है, और वो क्लोजली हेल्ड कंपनी में एक ये शेयर होल्डर ऐसा है जिसका वोटिंग पावर इज मोर देन और इक्वल टू, मतलब वो एक मेजर शेयर होल्डर है, कौन है बोलो, तो एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है, उसमें कौन है, जिसका वोटिंग पावर इज मोर देन और इक्वल टू, मतलब ही इज अ मेजर। अब ये क्लोजली हेल्ड कंपनी ने यही शेयर होल्डर को क्या दिया बोलो, या फिर क्या दिया, एडवांस, बोलो क्या दिया, लोन या फिर, ये जो लोन या एडवांस है, ये जो लोन या, हम शेयर होल्डर तेरे हाथ में इसको डिविडेंड मान लेंगे, क्या ये डिविडेंड है क्या, इसीलिए डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222E। ये आप फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम पढ़ रहे हो कि लोन को इनकम माना गया है। लोन कभी इनकम नहीं होती है, बट ये वाले प्रोविजन में लोन को भी इनकम मानना। तो आपने जितना भी क्या लिया होगा बोलो, लोन, या जितना भी आपने क्या लिया होगा एडवांस, उसको हम क्या मान लेंगे, डीम्ड डिविडेंड। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। मेरे ये एग्जाम्पल में विनायक ने लोन लिया 10 करोड़ की,
2 मिनट के लिए सोचो ना, ये लोन वोन नहीं होता अगर, और अगर ये कंपनी को अपनी डिविडेंड ही देना होता तो ये कंपनी मैक्सिमम कितना डिविडेंड दे सकती है? मैक्सिमम, ये एग्जांपल में अमाउंट अगर ये कंपनी को डिविडेंड देना है मैक्सिमम कितना हो सकता है? अमाउंट बताओ। एक ही फिगर है तुम्हारे सामने बेवड़े, 100 करोड़ मैक्सिमम डिविडेंड दे सकती है कंपनी। यस के नो? अरे मैंने बोला लोन नहीं दिया कंपनी ने, नॉर्मली डिविडेंड देना होता तो कितना डिविडेंड दे सकती है? 100 करोड़ का डिविडेंड दे सकती है। तो ये 100 करोड़ मैक्सिमम नॉर्मली डिविडेंड होता। अब अगर समझो ये क्लोजली हेल्ड कंपनी ने शेयर होल्डर को लोन दिया है और वो लोन 120 करोड़ का लोन है। कितने का लोन है? तो तुम थोड़ा सा दिमाग चलाओ, अगर ये कंपनी ने विनायक को 120 करोड़ का लोन दिया और अगर हमें डिविडेंड के प्रोविजंस लगाने भी है तो हम कितने पे डिविडेंड के प्रोविजंस लगाएंगे? 100 करोड़ पे ही। मतलब तुम्हें समझ में आता है, डिविडेंड कभी भी 100 करोड़ से तो ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए प्रोविजन क्या बनाया गया कि लोन या एडवांस को आप कंपेयर करना किसके साथ? रिजर्व्स एंड सरप्लस के साथ। विच एवर इज लोअर उतना तुम्हारा डिविडेंड माना जाएगा। तो अगर रिजर्व 100 करोड़ के है और आपने लोन 10 करोड़ की ली तो डिविडेंड कितना? और अगर रिजर्व 100 करोड़ के है और आपने डिविडेंड लोन 120 करोड़ का लिया, 100 करोड़। अंडरस्टैंड? रिजर्व से ज्यादा तो आपको टैक्स भी नहीं लगा सकते यार, रिजर्व से ज्यादा डिविडेंड थोड़ी मान सकते हम लोग। तो इसीलिए आप क्या करो, लोन या एडवांस को कंपेयर करो किसके साथ? विच एवर इज, वो बन जाएगा आपके लिए डीम्ड डिविडेंड। अरे सुना तुमने? अब जब गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन बनाया तो गवर्नमेंट को भी पता था कि लोग कुछ ना कुछ करके ये प्रोविजन को भी अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। तो यही प्रोविजन में उन्होंने और भी केसेस को कवर कर लिया। सेकेंड केस क्या कवर किया ये प्रोविजन के अंदर, कि समझो एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है और यहां पे एक शेयर होल्डर है जिसका वोटिंग पावर इज मोर देन और इक्वल टू 10%। बोलो, शेयर होल्डर है, उसका वोटिंग पावर कितना है? और एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है। अब यहां पे समझो एक पर्सन है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स जो है वो कौन है? लायबिलिटी है इन द बुक्स ऑफ शेयर होल्डर। मतलब शेयर होल्डर को पैसा देना है, किसको? मिस्टर एक्स को। अब शेयर होल्डर को पता था कि वो खुद लोन लेगा तो क्या नहीं से फंस जाएगा, तो उसने क्या किया, ये क्लोजली हेल्ड कंपनी को बोला कि भाई मेरा पेमेंट करवा दे इधर मिस्टर एक्स को। मतलब कंपनी जो है, कंपनी वो क्या कर रही है? पेमेंट कर रही है, पेमेंट कर रही है ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर। मतलब शेयर होल्डर्स क्या कर रहे हैं? अपनी लायबिलिटीज डिस्चार्ज करवा रहे, पेमेंट करवा रहे वहां से। तो बोल रहे कि भाई लायबिलिटीज को पे ऑफ कर दो। ये लायबिलिटी है किसकी? शेयर होल्डर की, बट पे कौन कर रहा है? कैन आई से दिस इज लाइक इनडायरेक्ट वे ऑफ टेकिंग लोन फ्रॉम अ कंपनी। तो इसीलिए वापस से प्रोविजन बनाया गया, क्या? कि जो भी पेमेंट किया जाएगा ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर, उसको आप कंपेयर करना किसके साथ? विच एवर इज, क्या मान लेना? अंडर सेक्शन 222E। 222E में डिविडेंड मान लेना। तो आप कंपनी से लोन लो या कंपनी आपके बिहाफ पे पेमेंट करे, यानी से इन बोथ दी केसेस क्या हो जाएगा? डीम्ड डिविडेंड का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अरे सुन रहे हैं तुम लोग? मर गया है तुम लोग सच में आज तो। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि समझो एक शेयर होल्डर है और यहां पे एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है। ये शेयर होल्डर का ये कंपनी के अंदर वोटिंग पावर है
मोर देन और इक्वल टू 10%। अब शेयर होल्डर को पता है कि अगर वो खुद लोन लेगा तो डीम डिविडेंड आएगा, कंपनी पेमेंट करेगा उसके बिहाफ पे तो भी डीम डिविडेंड आएगा। ये शेयर होल्डर है ना, ये शेयर होल्डर का एक एंटिटी के अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। बोलो क्या है? अब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट डिपेंड करता है कि ये एंटिटी कौन सी है। अगर ये एंटिटी कंपनी है तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट तब होता है जब आपका वोटिंग पावर इज मोर देन और इक्वल टू, एंड अगर ये एंटिटी अदर देन कंपनी है तो शेयर इन मोर देन और इक्वल टू 20%। अब ये शेयर होल्डर का ये एंटिटी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और ये शेयर होल्डर का क्लोजली हेल्ड कंपनी में वोटिंग पावर इज मोर देन और इक्वल टू। ये क्लोजली हेल्ड कंपनी को क्या बोला पता है? एक काम कर भाई, तू ये एंटिटी को ही लोन दे दे डायरेक्टली। शेयर होल्डर ने खुद ने लोन नहीं लिया, शेयर होल्डर ने बोला ये एंटिटी को लोन दे दे, मुझे पैसा यूज करना है, मैं क्या करेगा, मैं ये एंटिटी से यूज करवा लेगा। तो वापस से प्रोविजन बनाया क्या कि जो भी लोन दिया जाएगा या एडवांस दिया जाएगा इसको हम वापस से कंपेयर करेंगे किसके साथ? रिजर्व्स एंड सरप्लस के साथ, और इसको भी हम क्या मानेंगे? डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222E, और ये टैक्सेबल हो जाएगा शेयर होल्डर को। अरे सुन रहे तुम लोग? तो अगर तुम कंपनी से लोन लो तो भी तुम्हें टैक्स, कंपनी आपके बिहाफ पे तो भी तुम्हें टैक्स, और कंपनी अगर लोन दे किसको? एंटिटी को जिसमें तुम्हारा, तो भी तुम्हें टैक्स लगेगा। सुना तुमने? अब एक पॉइंट क्या आ रहा है कि सर अगर हमने 100 करोड़ का लोन लिया और हमने उसमें से 30 करोड़ रुपया रीपे कर दिया तो हमारे हाथ में डिविडेंड कितना माना जाएगा? 100 करोड़ के 70 करोड़? बोलो। रीपेमेंट ऑफ लोन अगर हुआ, बोलो क्या हुआ? क्या करोगे इसको? इग्नोर। मतलब आपको 100 के 100 करोड़ पे ही टैक्स लगेगा। आपने एक बार लोन लिया 100 करोड़ का, फिर भले ही आपने 5 मिनट में क्यों ना रीपे किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने 100 करोड़ का लोन उठाया, रिजर्व्स देखो कंपनी के कितने हैं, 100 करोड़ से ज्यादा है या 100 करोड़ है, आपको 100 करोड़ पे टैक्स खत्म। हम लोग कल उठ के जब भी शेयर होल्डर क्या करेगा? रीपेमेंट करेगा, हम देखेंगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। एंड और एक पॉइंट, सेक्शन नंबर 222E जो है, सेक्शन नंबर 222E इज नॉट एप्लीकेबल इफ कंपनी इज एंगेज्ड इन मनी लेंडिंग बिजनेस। मतलब क्या? कंपनी का बिजनेस ही है क्या? लोन देना। कहने से तो ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। प्लस ये प्रोविजन किसको अप्लाई नहीं होगा? और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को भी ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अप्लाई? पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में ना ये प्लानिंग करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पे ना काफी सारे कंपनीज एक्ट के भी आपके प्रोविजंस आ जाते हैं, और उस कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस में काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस रखे गए लोन्स के ऊपर। तो इसीलिए ये प्रोविजन किसको एप्लीकेबल है? सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को। तो अपन ने स्टार्ट किया था विथ डिविडेंड, जिसमें अभी 5th पॉइंट में 222C के लिए यू रेफर लिक्विडेशन। 222E किसको एप्लीकेबल था? ये वाला डिविडेंड 222E सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को ही एप्लीकेबल है। अरे सुन रहा है? अब फ्रेंड्स, एक लास्ट जो पॉइंट अपने को अभी डिस्कस करना है, उसमें आप लोगों को सेक्शन नंबर
115 QA, 1034A, 46A, 222F, ये सारे सेक्शंस अभी एक साथ अपने को डिस्कस करना है। यहां पे थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स हुई है, थोड़े बहुत प्रोविजंस बनाए हैं, जिसमें फायदा गवर्नमेंट का है। यहां पे समझना, थोड़ा सा लॉजिक नहीं है प्रोविजन के पीछे, बट ठीक है, फायदा गवर्नमेंट का हो रहा है तो इसीलिए बना दिया है प्रोविजन। अब सुनो, कॉन्सेप्ट क्या है यहां पे, ये सब जगह पे मिला के अपना जो कॉन्सेप्ट है वो है बायबैक। क्या चीज का कॉन्सेप्ट है? बायबैक। सो अब आ रहा है बायबैक ऑफ शेयर्स और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में एक ही चीज अभी तक मेंशन की गई है, एंड दैट इज ईसॉप। क्या है स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज? ईसॉप। क्या है हेडिंग? क्या है? बायबैक ऑफ शेयर्स और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। बायबैक ऑफ शेयर्स और, समझो एक कंपनी है, यहां पे एक शेयर होल्डर है। शेयर होल्डर ने ये कंपनी को 100 रुपीज दिया था। कंपनी ने इसको शेयर्स या सिक्योरिटीज अलॉट किया था। अब यही कंपनी ये शेयर्स का क्या कर रही है? बायबैक कर रही है। बायबैक कर रही है तो अब ये शेयर्स वापस चले जाएंगे कंपनी के पास, और ये कंपनी बदले में इसको समझो 300 रुपीज दे रही है। किसका फायदा हुआ इधर? कितना? लाउडर? 200 का फायदा हुआ। अब इस पे किस तरह से प्रोविजंस है, ध्यान से सुनो। अब पहला पार्ट यहां पे है, अगर बायबैक हो रहा है, बायबैक ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, क्या लिखा मैंने? पढ़ो। बायबैक ऑफ बाय एनी कंपनी, और बायबैक ऑफ शेयर्स बाय कंपनी अदर देन डोमेस्टिक कंपनी। दो चीजें हैं। एक हो रहा है बायबैक ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में क्या आता है बोलो? ईसॉप। ईसॉप का बायबैक कौन कर रहा है? एनी कंपनी। एंड बायबैक हो रहा है ऑफ शेयर्स ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स बाय कंपनी अदर देन डोमेस्टिक, मतलब इंडियन कंपनी। तो इंडियन कंपनी को छोड़ के और कोई बायबैक कर रहा है शेयर, फॉरेन कंपनीज का बायबैक। तो इधर है ना, इधर प्रोविजन बहुत सिंपल है। प्रोविजन बहुत सिंपल है। मैं ऊपर वाला ही एग्जांपल नीचे कंटिन्यू करूंगा अभी। कंपनी, एंड यहां पे कौन है बोलो? शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर आपको क्या लग जाएगा? टैक्स हो जाएगा अंडर कैपिटल गेन्स। शेयर होल्डर आपका FVOC कितना हो जाएगा? 300, और आपका COA कितना हो जाएगा? 100। कितना आ गया आपका? 200। ये हो गया कैपिटल गेन्स। अब ये सब कहां दिया है? सेक्शन नंबर 46A के अंदर। बोलो कहां दिया है? कंपनी के बुक्स में कुछ करने की जरूरत नहीं। अब आ रहा है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या आ रहा है बोलो? बायबैक ऑफ शेयर्स बाय डोमेस्टिक कंपनी। क्या है बोलो? बायबैक ऑफ बाय डोमेस्टिक कंपनी। अब एक कंपनी है यहां पे, और यहां पे कौन है बोलो? शेयर होल्डर। सुनो सब लोग, अभी क्या कॉन्सेप्ट है पता है? बायबैक ऑफ शेयर्स इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। कंपनी
you are liable to pay tax on buyback. बायबैक पे आप टैक्स भर देना। कितना? तो 200 रुपये पे आप टैक्स भरना एट द रेट ऑफ 23.296%। कितना टैक्स? अब मैं आपको क्या बोलूंगा, ये परसेंटेज ऐसे याद आपको रहेंगे नहीं। आप याद रखना 20% है ना, बेसिक टैक्स लगाया है। कितना है बेसिक टैक्स? मतलब वो लोग बोल रहे हैं बायबैक पे जो बेसिक टैक्स हमें लगाना है वो 20% है, प्लस कंपल्सरी सरचार्ज ऑफ 12% एंड प्लस 4% HEC। करो आप लोग कैलकुलेट, 20% उसके ऊपर 12% प्लस 4% आया आपका 23.296%। बराबर। तो आप वो 23.296% याद रखना नहीं, आप डायरेक्टली इतना याद रखो, क्या? 20 प्लस 12 प्लस 4। ये जो टैक्स लगाया ना, ये वाला टैक्स, ये टैक्स के लिए उन्होंने बनाया था सेक्शन नंबर 115 QA। और सुनो रे, कंपनी को बोल दिया बायबैक पे टैक्स भरो, और शेयर होल्डर को क्या बोला पता है? अरे कंपनी ने भर दिया ना तेरे लिए टैक्स, तो तेरे हाथ में क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1034A। कौन से सेक्शन में एग्जेम्प्ट हो जाएगा? तुम्हें ये सेक्शंस दिख रहे हैं ऊपर, 115 QA, 1034A, 46A। ये प्रोविजन क्यों ऐसा रखा था? वापस से सेम वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की तरह, कि कंपनी से टैक्स कलेक्ट करना इजी होगा बायबैक के वक्त, क्योंकि काफी सारे लोगों के शेयर्स बायबैक हो जाएंगे, तो इजी है टैक्स कलेक्ट करना, तो इसीलिए इधर ऐसा प्रोविजन है। बट ये प्रोविजन रखा था ओनली अप टू 30th सितंबर 2024। अब ये प्रोविजन क्या हुआ? चेंज हो चुका ऑन और आफ्टर 1/10/2024। कुछ समझ में आ रहा है? आप भी गालियां ही दे रहे हो। अब ऑन और आफ्टर 1/10/24 प्रोविजन क्या बनाया? कितना पैसा मिल रहा था कंपनी से आपको बायबैक के वक्त? लाउडर। और आपने कितने में खरीदा था? ये कंपनी है, ये शेयर होल्डर है, मैं डायरेक्टली सिर्फ अमाउंट्स लिख रहा हूं। 100 आपने दिया, इसने बदले में आपको। अब शेयर होल्डर को क्या बोला पता है? शेयर होल्डर एक काम करो, अभी आप है ना शेयर होल्डर, आपको 2 हेड्स के अंदर जाना है। अभी 2, एक जाना है अंडर और एक जाना है अंडर। कंपनी से कितना मिला आपको? आप मान लो कि वो आपके लिए डिविडेंड है अंडर सेक्शन 222F। कितना? 300, और इसको टैक्स कर देना 300 पे टैक्स, और वो 100 का क्या करना है? तो आप समझना कि आपको शेयर्स के लिए जो पैसा मिला ना, दैट इज 0, कुछ नहीं दिया उन्होंने। ये 300 आपको डिविडेंड दे दिया है, इधर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करना 100 रुपया, और ये 100 रुपया जो है ना, ये आपके लिए बन जाएगा लॉस। ये लॉस बुक करो, मतलब तुम 300 माइनस 100 मत करो, 300 को अलग से लिखो और 100 को उधर अलग से लिखो। 300 पे टैक्स भरो, 100 रुपया क्या है? लॉस। तुम बोलोगे सर ये लॉस तो हम सेट ऑफ कर देंगे, फिर तो कैपिटल लॉसेस है ना, कैपिटल लॉस, ये तुम्हें समझता है? कैपिटल लॉस होगा, या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा, डिपेंडिंग ऑन होल्डिंग पीरियड। ये लॉस ध्यान से सुनना, आपके जितने भी कैपिटल लॉसेस होते हैं ना, वो आप दूसरे हेड्स के सामने सेट ऑफ नहीं कर सकते, वो आप दूसरे हेड्स के सामने सेट ऑफ। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन बनाया जिसमें फायदा उनका हुआ है। तुम्हें समझ में आया कैसे फायदा? लॉजिकली अपनी इनकम है 200, बट उनको अभी टैक्स मिल रहा है
300 पे सोचो, अपने पास कोई गेन ही नहीं है, कैपिटल गेन ही नहीं है, कैपिटल लॉस ही है बस 100 रुपए का, तो कैपिटल लॉस दूसरी इनकम के सामने सेट ऑफ नहीं हो सकता, मतलब ये 100 अपने बुक में से चला गया, गवर्नमेंट को 300 पे टैक्स मिल गया। कुछ समझ रहा है? हो जिंदा तुम लोग? लग रहा है फाउंडेशन क्लियर करके गलती की। आधे लोगों का आंसर अभी चेंज हो चुका है, अब आधे लोगों का 2 चैप्टर बाद हो जाएगा। तुम्हें चीजें समझ रही है? पक्का? ऐसा लगता है तुम सब क्विट कर चुके हो अभी। नहीं? पक्का? जोश है नहीं तुम्हारे में अभी, सब खत्म होते गया है। चलो अब लिखना स्टार्ट करते हैं डिविडेंड। वहां बैठना है आपको? कब से आपका ध्यान वहीं पे है? किसको देख रहे हो आप? क्या हुआ? हुआ इतना लिख के?
हुआ ये?
अब यहाँ पे ध्यान दो। अब फ्रेंड्स ये वाला पॉइंट देखो जरा, यहाँ पे 18th पॉइंट पढ़ो, टैक्स ऑन अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। थोड़ा सा कुछ याद आ रहा हो आपको तो पता है, मैंने एग्जाम्पल लिया था बिजनेस में, तो मैरिज हो रहे थे, मैरिज में खर्चा 10 करोड़ हुआ था, पर लास्ट 3 साल से इनकम आप सिर्फ 10 लाख बता रहे थे, तो जो अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर है उसमें आपको टैक्स कितना लगता है? 78%। बेसिक टैक्स कितना लगता है? 60%। सरचार्ज लगता है 25% ऑफ बेसिक टैक्स विच इज 15%, एंड बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज 75 हो जाएगा। इसका 25% निकालोगे तो वो 15 आएगा। 75 और 4% बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज का, इसका 4% कैलकुलेट करो तो वो आएगा 3%। तो 78% क्या लग जाएगा आपको? टैक्स। इस चीज़ पे एग्जाम में MCQs आ चुके 2 बार, तो वो चीज़ ध्यान में रखना। और एक पॉइंट मुझे जो डिस्कस करना है पहले, वो है ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। इसको हम अब से OMRH बोलेंगे। क्या है? बोलो। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। अब तुम समझो, विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेस एंड ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस दोनों में फर्क है। OMRH का मतलब क्या है कि समझो एक पर्सन है, ही इज अ ओनर ऑफ हॉर्स, और वो हॉर्स जो है ना वो रेस में पार्ट लेता है, तो उसके वजह से ओनर को पैसा मिल रहा है। तो ये जो एक्टिविटी करने से आपको इनकम आ रही है, ये कोई विनिंग्स की इनकम नहीं है। आप हॉर्स के ओनर हो, वो हॉर्स रेस में पार्ट ले रहा है जिसके वजह से आपको पैसा आ रहा है। दूसरा जो आता है दैट इज विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेस, मतलब रेस चल रही है हॉर्स रेस और आपने उस पर पैसा लगाया, तो जो इनकम आई दैट इज विनिंग्स। ये विनिंग्स नहीं है। अब यहां पे हॉर्स जब रेस में पार्ट ले रहा है तो यू आर अर्निंग इनकम, और हॉर्स को मेंटेन करने के पीछे आपका एक्सपेंस हुआ रहेगा। तो इट्स अ नॉर्मल इनकम। इनकम ले लो, माइनस करो खर्चे, नेट इनकम जो बचा उस पर टैक्स लगेगा। तो इट्स अ नॉर्मल इनकम, टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट ओनली, कोई स्पेशल रेट नहीं। बट सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर दूं, ये जो एक्टिविटी है ना, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, इसके वजह से 99.99% केसेस में लॉस ही आने वाला है। मतलब आपकी जो इनकम होगी वो होगी 5 लाख, और आपका खर्चा जो होगा ना वो होगा 15 लाख रुपया। इसमें लॉस ही आता है, क्योंकि जो हॉर्स है ना रेस में पार्ट लेता है, अगर आप खरीदने ही जाओगे ना तो उसकी वैल्यू रन्स इनटू करोड़ ऑफ रुपीज। हॉर्स की वैल्यू जो है, जो रेस में पार्ट लेते हैं, उसकी वैल्यू ही रफली 1 करोड़ होती है, और उसको मेंटेन करने के पीछे जो खर्चा होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और हॉर्स रोज तो पार्ट नहीं लेगा रेस में, तो वो साल में यू कैन से 10 बार या 15 बार पार्ट लेगा, तो उसके वजह से आपको कोई उतनी इनकम नहीं आने वाली है। तो 99.99% केसेस में क्या आएगा? इधर लॉस ही आएगा। बट ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिया है कि इनकम 5 लाख है और खर्चा 3 लाख है, तो अपन क्या करेंगे? 5 लाख माइनस 3 लाख, 2 लाख पे टैक्स। अरे सुना तुमने? ये हो गया आपका एक 13 पॉइंट जो पेंडिंग था। और एक पॉइंट, और इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ये वाले पॉइंट पे जो अपने को आज सॉल्व करना है। क्या है ये पॉइंट? कॉम्पोजिट रेंट। अब कॉम्पोजिट रेंट का मतलब क्या है? कॉम्पोजिट का मतलब होता है कि आपको जॉइंटली रेंट आ रही है। क्या आ रही है? जॉइंटली रेंट आ रही है। अब जैसे 2 पार्ट्स में ये कॉन्सेप्ट डिवाइड होता है, आपको रेंट आ रहा है फॉर बिल्डिंग प्लस द फैसिलिटीज विच आर प्रोवाइडेड इन दैट बिल्डिंग।
समझो कि एक बिल्डिंग में आपका एक घर है। अब आपने वो घर भाड़े पे दिया किसी को। क्या किया आपने? घर भाड़े पे दिया है किसी को। तो आपको क्या मिलना स्टार्ट हुआ? रेंट मिलना स्टार्ट हुआ। अब वो बिल्डिंग जो है ना, उसमें देर आर एन नंबर ऑफ एमिनिटीज। स्विमिंग पूल है, जिम एरिया है, काफी सारी एमिनिटीज है अलग अलग। तो अब आपको एमिनिटीज के लिए भी वहां पे करना पड़ता होगा। तो अब आपने क्या किया? आपने जिसको रेंट पे दिया उसको आपने क्या बोला? 50,000 रुपया मेरे घर का भाड़ा है, 10,000 रुपया आपको देना पड़ेगा अलग से, क्योंकि ये घर के मतलब ये बिल्डिंग के अंदर देर आर एन नंबर ऑफ फैसिलिटीज और एमिनिटीज। तो आप जो घर के लिए भाड़ा ले रहे हो ना, वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा, और जो एमिनिटीज के लिए भाड़ा ले रहे हो वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। तो एमिनिटीज का भाड़ा 10,000 है, तो 10,000 इनकम हुई, उसमें से पहले एक एक खर्चा माइनस करो जो एमिनिटीज के लिए आप खर्चा कर रहे हो, नेट इनकम पे टैक्स है। एंड अगर आप कॉम्पोजिट रेंट अर्न कर रहे हो फॉर बिल्डिंग प्लस असेट, बिल्डिंग प्लस असेट मतलब क्या? आपने बिल्डिंग भी भाड़े पे दिया और बिल्डिंग के अंदर कुछ असेट्स भी भाड़े पे दिए। अब दो चीजें हैं, क्या रेंट सेपरेबल है कि रेंट जो है वो सेपरेबल नहीं है? अब रेंट सेपरेबल नहीं है, पहले हम उसकी बात करते हैं। अब एक एग्जांपल लो ऑडिटोरियम्स का। ऑडिटोरियम्स में क्या होता है, कहने से जब आप ऑडिटोरियम भाड़े पे लेने जाते हो तो ऐसा थोड़ी बोल सकते हो कि मुझे ऑडिटोरियम चाहिए और चेयर्स नहीं चाहिए। कहने से जब आप वो भाड़े पे लोगे, इट इज इंप्लाइड क्या कि चेयर भी मिलेगी, वो लोग ने वो जो स्टेज जो बनाया होगा वो भी लेना पड़ेगा आपको, तो इट इज कंपल्सरी। सुन रहे हैं ना तुम लोग? तो उधर आप रेंट को सेपरेट नहीं कर सकते, रेंट इज नॉट सेपरेबल। अब यहां पे एक ऑडिटोरियम है प्रबोधन ठाकरे करके। अब ये प्रबोधन ठाकरे जो ऑडिटोरियम है, इनका काम ही क्या है? भाड़े पे देना ये ऑडिटोरियम। तो आपको अगर चाहिए तो आप जाके उधर इंक्वायरी करो, बोलो मुझे ये डेट के लिए बुक करना। ऐसे हर रोज कोई ना कोई आता है, बोलता है मुझे ये डेट के लिए ये ऑडिटोरियम बुक करना है। तो आज वो लोग क्या कर रहे हैं, कहने से वो लोग बिजनेस कर रहे हैं इस चीज का। तो आज ऑडिटोरियम भाड़े पे देने का अगर आपका बिजनेस है तो वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्स है। बट समझो प्रोफेशनल एकेडमी ने एक ऑडिटोरियम खरीदा, क्यों? लेक्चर्स लेने के लिए। बट जब लेक्चर्स नहीं होते तब वो किसी को भाड़े पे देते हैं। कि भाड़े पे देने का क्या बिजनेस है क्या? नहीं। तो कहां पे टैक्सेबल हो जाएगा? अदर सोर्सेस में। और अगर रेंट सेपरेबल है, समझो आपके पास एक घर है जो आप फर्निश्ड भी देने के लिए तैयार हो भाड़े पे और अनफर्निश्ड भी। फर्निश्ड मतलब समझ में आता है ना, अंदर फर्नीचर भी है। तो जो बिल्डिंग का भाड़ा आएगा वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, और असेट्स का जो भाड़ा आएगा वो या तो अदर सोर्स में जाएगा या तो बिजनेस में जाएगा। मतलब अगर असेट्स रेंट पे देने का बिजनेस है तो बिजनेस में, और नहीं है बिजनेस तो अदर सोर्स। बोलो ये समझा? इस पे मस्त एक क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए, जो अपने को डिस्कस करना है। तो ये हो गया कॉम्पोजिट रेंट, OMRH, और यहां पे अपना अनएक्सप्लेन्ड वाला पॉइंट आ चुका। 19th पॉइंट अपने आप आगे वाले चैप्टर में कवर हो जाएगा, तो अभी मैं उसको यहां पे टच नहीं कर रहा हूं। अब जरा पढ़ो सेक्शन नंबर 57। क्या है हेडिंग? पहला एक्सपेंस कौन सा दिया है? पहला इनकम कौन सा आ रहा है? फैमिली पेंशन। तो उसमें आपको क्या मिलता है? दूसरा इनकम देखो इंटरेस्ट ऑन, उधर भी क्या मिलता है? डिविडेंड या फिर इनकम ऑन म्यूचुअल फंड एंड UTI। डिविडेंड या फिर इनकम ऑन म्यूचुअल फंड, इन शॉर्ट इट इज डिविडेंड ऑन शेयर्स एंड यूनिट। उसमें एक ही खर्चा मिलता है माइनस करने, कौन सा? इंटरेस्ट इज अलाउड मैक्सिमम 20%। एंड अदर इनकम, ये तीनों के अलावा और कोई भी इनकम आपने कमाई, ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न इनकम आर अलाउड, बट वो खर्चा कैपिटल नहीं होना चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो इधर।
मैंने समझो आपको एक प्रॉपर्टी भाड़े पे दी, आपने वही प्रॉपर्टी किसी और को भाड़े पे दी, तो अब वो सब लेटिंग हो गया। आप मुझे भाड़ा पे कर रहे हो 15,000, आप किसी और को भाड़े पे दे रहे हो एग्जाम्पल 40,000, तो 40,000 आपकी इनकम आई, कहने से आपकी सब लेटिंग से इनकम है। अब ये इनकम कमाने के लिए आपके खर्चे क्या हुए? पहले तो 15,000 आपने मेरे को पे किया, कहने से वो माइनस करो। समझो आपने ही म्युनिसिपल टैक्स भरा था, वो भी माइनस करो। आपने कुछ रिपेयर्स का खर्चा किया था, माइनस करो। नेट इनकम कैलकुलेट करो। 58 क्या है पढ़ो, एक्सपेंसेस, रेफर पीजीबीपी, ये सारे सेक्शंस हमने किए हुए हैं। एंड लास्ट क्या है, सेक्शन 59, रिकवरी ऑफ अर्लियर अलाउड एज, मतलब क्या, अगर आपने कोई खर्चा माइनस कर दिया था कहां पे, अदर सोर्स में, और वही चीज की क्या हो रही है, तो ये रिकवरी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी रिकवरी, टैक्सेबल। ऐसा ही सिमिलर सेक्शन हमने बिजनेस में किया था 41(1) करके। अरे समझा? तो ये आपके प्रोविजंस कंप्लीट होते हैं। पहले लिख लेंगे 115BE। किसमें डिपेंड करेगा, क्या 57, 58, 59। डन। अपन अभी चैप्टर करने वाले ही है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, उसमें सारे रूल्स आने वाले हैं। कैपिटल लॉस इनकम दूसरी इनकम के सामने सेट ऑफ नहीं होता, कैपिटल लॉस कैपिटल गेन के ही सामने होता है। सीखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग रीड करोगे और यहीं से देख लोगे आंसर, और क्वेश्चन नंबर 2 पहले सॉल्व करोगे, मतलब 1 और बाद में 2। 1 तो यहीं से कर लो, फिर सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करो।
चलो यहाँ पे ध्यान दो। मिस्टर ए है जो कौन है, डीलर इन शेयर, रिसीव्ड फॉलोइंग विदाउट कंसिडरेशन। क्या मिला उसको, पहले तो कैश गिफ्ट। कितने का, बोलो क्या हो जाएगा, क्यों टैक्सेबल होगा, 50,000 से ज़्यादा है इसलिए। नेक्स्ट क्या मिला, बुलियन। क्या है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, 60,000। कब मिला है, क्या हो जाएगा, ये भी टैक्सेबल। बुलियन फॉल होता है बीजेपी साइड में, ये और 50,000 से ज़्यादा वैल्यू है इसीलिए टैक्सेबल। फिर एक लैंड मिली उसको जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी थी, 5 लाख। ये 5 लाख की उसकी लैंड मिली अभी जुलाई 2024 में। बोलो क्या हो जाएगा, ये भी टैक्सेबल क्योंकि एचडीबी 50,000 से ज़्यादा है। अरे सुन रहे तुम लोग, ये जो पैराग्राफ है इसको तो अपने को अभी इग्नोर करना है क्योंकि आपको क्या मिला है यहाँ पे, शेयर, जो आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड है। तो अपने को बिजनेस इनकम में तो कुछ पूछा ही नहीं है, अपने को पूछा है अदर सोर्स क्या होगा और कैपिटल गेन्स क्या होगा, तो इसको इग्नोर करना है। अब ये एक पैराग्राफ है और एक ये पॉइंट दिया हुआ है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये फरीदाबाद वाली जो लैंड है ना, कितने में अपने को जब मिली तब उसकी वैल्यू कितनी थी, 5। अपन ने उसको कितने में बेच दी, अब अपने को 5 लाख पे टैक्स लग गया है ना अदर सोर्स में। तो 7 लाख में जब आपने बेची तो कैपिटल गेन्स में टैक्स आएगा कितने पे, परफेक्ट 2 लाख पे। कैसे निकाला 2 लाख, 7 लाख माइनस 5 लाख, यस और नो। ये 5 लाख जो ऑलरेडी टैक्स हो चुका है वो आप माइनस करो यहां से। एंड ये जो पैराग्राफ दिया है इसमें क्या लिखा है कि मिस्टर ए टुक पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी बुक्ड बाय हिम 2 years बैक एट 20 लाख। द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज ऑन 1st November 24 was 32 lakhs and on the date of booking was 23 lakhs. He paid 1 lakh by account पे check as down payment. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अपन कौन सी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखेंगे, बुकिंग के टाइम की कि अभी के, ये 32 लाख बुकिंग के टाइम पे देखेंगे। तो अपना फायदा कितना हुआ है, 23 लाख की प्रॉपर्टी अपने को कितने में मिली, तो 3 लाख का फायदा हुआ। अब अपन इसको किसके साथ कंपेयर करते थे, लिमिट कितनी थी, 50,000 और 10% ऑफ कंसिडरेशन, जो 2 लाख आएगी लिमिट, 2 लाख लिमिट हो गई, 3 लाख अपना फायदा है लिमिट से, तो 3 लाख पे टैक्स आ जाएगा। सुना क्या, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। पहले आपको ये 75 टैक्सेबल, 60 टैक्सेबल, 5 लाख टैक्सेबल और इधर ये 3 लाख टैक्सेबल होगा, ये सब अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। और जब आप प्लॉट बेचोगे तो आपको कैपिटल गेन्स में टैक्स लगेगा 2 लाख रुपए। क्लियर, चलो अब बढ़ते हैं आगे। इधर ध्यान दो 1 मिनट। देखो अब जो डिस्कशन मुझे करना है, ये एक छोटा सा डिस्कशन है ओनली ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। बोलो किस पे है डिस्कशन, समझो मिस्टर ए ने एक इमूवेबल प्रॉपर्टी मिस्टर बी को ट्रांसफर की है, बदले में मिस्टर बी ने मिस्टर ए को कंसिडरेशन दिया होगा, ठीक है। मिस्टर ए कौन है, मिस्टर ए ट्रांसफरर, और मिस्टर बी कौन है, बोलो। अब फ्रेंड्स मिस्टर ए जो है ना, समझो उसके लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ कैपिटल असेट। क्या है उसके लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी, समझो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो एचडीवी था दैट वाज 125 लाख और यहां पे मिस्टर ए को मिला कितना है, 100 लाख।
तो अब मिस्टर ए का यहाँ पे एफ वी ओ सी कितना हो जाएगा? तो एफ वी ओ सी हो जाएगा 125 lakhs एज पर विच सेक्शन 50C। अपन 100 lakhs में 10% ऐड करेंगे, 110 आएगा विच इज लेस देन 125, तो इसीलिए हम 125 सिलेक्ट करेंगे। सब लोग अग्री कर रहे हो ये चीज पे? बट अब एक पॉइंट क्या आ रहा है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मिस्टर ए के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी इज स्टॉक इन ट्रेड। अगर मिस्टर ए के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी इज, तो मिस्टर ए की इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल होगी? लाउडर। अच्छा, अगर मिस्टर ए के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ कैपिटल असेट, तो कौन से हेड में टैक्सेबल होगी? तो कैपिटल गेन्स में तो अपन ने ये एफपीओसी पढ़ लिया। अब क्वेश्चन आता है कि उसको टैक्स लगने वाला है अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो बिजनेस में तो अपन पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, उधर थोड़ी एफपीओसी आता है। तो ये असेट का हमें सेलिंग प्राइस क्या लेना पड़ेगा? सेलिंग प्राइस। बिजनेस एंड प्रोफेशन में हम सेलिंग प्राइस क्या लेंगे? तो ध्यान से समझो, आंसर इज 125 लाख। क्यों? बिजनेस में एक सेक्शन बनाया गया है 43CA करके। बोलो कौन सा सेक्शन है? 43CA कॉपी पेस्ट है 50C का। मतलब जो सेक्शन 50C में लिखा है वो 43CA में है, बस फर्क इतना ही है। 50C एप्लीकेबल है अगर मिस्टर ए के लिए प्रॉपर्टी इज अ कैपिटल असेट, और 43CA एप्लीकेबल है अगर मिस्टर ए के लिए प्रॉपर्टी इज, मतलब ये 43CA किसके लिए बना है पता है? जो लोग कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एंगेज है उनके लिए। तो यहां पे मैं लिख देता हूं व्हाट इज सेक्शन नंबर 43CA। तो सेक्शन नंबर 43CA इज सेम एज सेक्शन नंबर 50C। सेक्शन 43CA इज इक्वल टू सेक्शन नंबर 50C। अरे सुना क्या? वही 110% वाला कॉन्सेप्ट, वही वैल्यूएशन ऑफिसर वाला कॉन्सेप्ट। दो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हुई तो एक सिलेक्ट करनी है, सेम कॉपी पेस्ट जो आपने सेक्शन 50C में पढ़ा है, सब कुछ 43CA में कॉपी पेस्ट। अब थोड़ा सा आओ मिस्टर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मिस्टर बी को तो असेट मिल रहा है। मिस्टर बी के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर कैपिटल असेट है तो तुम्हें समझ में आता है, इधर आ जाएगा 56(2)(10) गिफ्ट के प्रोविजन। अरे ओए बीजेपी सैड, तो ये कितने का फायदा हुआ है मिस्टर बी को? 25 लाख। कहने से उस पर टैक्स लग जाएगा। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि जो रिसीवर है उसके लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी इज स्टॉक इन ट्रेड, तो फिर सेक्शन 56(2)(10) इज नॉट एप्लीकेबल। क्यों? 56(2)(10) तभी अप्लाई होता है जब बीजेपी सैड मिल रहा हो प्लस कैपिटल असेट हो आपके लिए। अब मैंने यहां पे आपको ये जो एक्सप्लेन किया इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, अब आपको इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन पूछ सकते हैं। ए के लिए कैपिटल असेट है, बी के लिए भी कैपिटल असेट है। ए के लिए स्टॉक इन ट्रेड है, बी के लिए भी स्टॉक इन ट्रेड है। ए के लिए कैपिटल असेट है, बी के लिए स्टॉक इन ट्रेड है। ए के लिए स्टॉक इन ट्रेड है, बी के लिए कैपिटल असेट है। कोई भी कॉम्बिनेशन, 4 केसेस पॉसिबल है यहां से, 4 कॉम्बिनेशन में से कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। अरे समझा? मेन आपको है ना मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। यू अंडरस्टूड 43CA क्या है पहले तो, कि नहीं समझा? 43CA किसको एप्लीकेबल होगा? जो लोग कंस्ट्रक्शन, क्योंकि उनके लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? तो वो लोग जब ये इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचेंगे और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम में बेचेंगे तो उनको 43CA अप्लाई हो जाएगा। क्लियर? अब यही चीज के ऊपर आपको यहां पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 करें। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, वो वही कॉन्सेप्ट को कवर करता है। ये जो मैंने अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया ना, वही कॉन्सेप्ट को कवर करता है। आप लोग कोई कॉन्सेप्ट लिखना हो तो लिख लो अभी पहले।
हुआ लिख के? अब ये तो क्वेश्चन आप लोग बाद में कर लेना रीड। अभी आप लोग पहले ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 5। मस्त है ये क्वेश्चन, कॉम्पोजिट रेंट के ऊपर है। आ गया आंसर? चलो मैं आपको एक पॉइंट एक्सप्लेन कर दूंगा तो ये सम हो जाएगा। म्युनिसिपल वैल्यू दी है, स्टैंडर्ड रेंट दी है एंड फेयर रेंट दिया है। इन तीनों से क्या मिल जाएगा अपने को? म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, विच एवर इज कंपेयर विथ विच एवर इज, तो योर एक्सपेक्टेड रेंट इज हाउ मच? इसमें कोई डाउट है? अब समझने जैसा पॉइंट है एक्चुअल रेंट। सुनो अभी, आपका एक्चुअल एनुअल रेंट जो है वो है 40 लाख, बट दिस 40 lakhs इंक्लूड्स रेंट फॉर हाउस प्रॉपर्टी एज वेल एज एम्यूनिटीज विच आर प्रोवाइडेड। तो 40 लाख में से हाउस प्रॉपर्टी का रेंट कितना है? बिल्डिंग का 30 और एम्यूनिटीज का, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं ना, 40 लाख में से 3/4 रेंट किसका है? हाउस प्रॉपर्टी का, और 1/4 एम्यूनिटीज का। अब करो, ये क्या लिखा है? वन ऑफ द फ्लैट हुज एनुअल रेंट इज 240 रिमेन्स वेकेंट फॉर अ पीरियड ऑफ। अच्छा, आपकी बिल्डिंग की रेंट कितनी है? 30 लाख, बट इसमें से एक फ्लैट वेकेंट था, एनुअल रेंट इज 240। तो पहले तो ये पूरे साल का रेंट है, और क्या वर्ड लिखा है? एनुअल रेंट। ये भी एनुअल रेंट था 40, तो इसका मतलब ये 240 के अंदर कहने से एम्यूनिटीज का रेंट इंक्लूडेड है। तो पहले तो इसको हाउस प्रॉपर्टी का रेंट निकालना होगा, तो कहने से 3/4 करना पड़ेगा, एंड ये 3/4 पूरे साल का रेंट है। किसका? बिल्डिंग का। तो उसका हमें करना पड़ेगा 4/12। तो अपने को बिल्डिंग का वेकेंसी मिलेगा कितना? कितना आ रहा है? 60,000। तो आपका एक्चुअल रेंट हो जाएगा 29,40,000। अरे सुन रहा है? 29,40,000 क्या है? एक्चुअल रेंट। और तुम्हारा एक्सपेक्टेड रेंट क्या था? 2980। बट दिस एक्चुअल रेंट इज कहने से बिकॉज ऑफ वेकेंसी। अगर वेकेंसी नहीं होता तो 30 लाख होता रेंट। तो इसका मतलब ये जो रेंट है कहने से यही आपका बन जाएगा जीएवी। माइनस क्या करोगे? म्युनिसिपल टैक्स, एनएवी मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन लोन तो है नहीं क्वेश्चन में, तो आपको मिल जाएगा फाइनल आंसर। और इधर 2 मिनट रुक जाओ, पहले ये समझा क्या? 1 मिनट। एक फ्लैट है जिसमें से रेंट कितना आ रहा है? 2,40,000, बट ये पूरे फ्लैट प्लस एम्यूनिटीज का है, एनुअल रेंट है। तो अपन ने 3/4 क्यों किया? पहले तो क्योंकि 240 में से फ्लैट का रेंट कितना वो निकाला, बाकी तो एम्यूनिटीज का था। और 4/12 क्यों किया? क्योंकि 4 महीना वेकेंट था। मेन तुम्हें बस इतना समझ में आना चाहिए ये। और जब तुम एम्यूनिटीज को टैक्स करोगे तो एम्यूनिटीज के अंदर ओए एक्सपेक्टेड रेंट वेंट कुछ नहीं होता है उधर। किसमें? तो एम्यूनिटीज का रेंट कितना? 10 लाख। उधर तो पहले ही क्या कर देना पता है? 240 में से 1/4 करके 4/12 करोगे तो एम्यूनिटीज का वेकेंसी मिल जाएगा। तो वो एम्यूनिटीज का वेकेंसी माइनस कर दो पहले, और फिर एम्यूनिटीज के जो भी खर्चे हैं वो सारे माइनस करो। आ रहा है समझ में? अरे भाई समझा के नहीं? जो वेकेंसी बिल्डिंग के लिए तो वैकेंसी एम्यूनिटीज के लिए भी हुआ ना, तो एम्यूनिटीज का जो वैकेंसी है वो वहां से लेस कर देना। उधर कोई अपना ये कॉन्सेप्ट नहीं देखना है हाउस प्रॉपर्टी का, ये वैकेंसी ऐड करके देखेंगे कितना रेंट मिला, वो सब नहीं करने का। क्लियर? एक बार अब कोशिश करो सॉल्व करने का।
अब तो समझ में आना चाहिए आप लोगों को। उसमें स्प्लिट नहीं है, वो तो लिफ्ट तो एम्यूनिटीज ही हो गया ना एक टाइप से, उसमें बिल्डिंग का कोई मतलब ही नहीं है। और ये जो है अपना सैलरी जो है वो 88,000 जो है, जो रेंट कलेक्ट करने के लिए अपन ने लोगों को रखा है, वो तो रेंट दोनों के लिए कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसका प्रपोर्शनेट आएगा सर सैलरी। लिफ्ट मेंटेनेंस में तुम्हें समझ रहा है 30,000 नहीं मिलेगा, माइनस करना है। क्यों नहीं मिलेगा? एक ही दिन में कैश पे किया है 10,000 के ऊपर, इसीलिए नहीं मिलेगा। और ये वाला जो 88,000 का सैलरी अपन ने दिया है स्टाफ को, ये तो रेंट बिल्डिंग का भी कलेक्ट कर रहा है और अदर चार्जेस का भी, एम्यूनिटीज का भी कलेक्ट कर रहा है। तो हाउ मच इज एट्रीब्यूटेबल टू एम्यूनिटीज? 1/4 इज एट्रीब्यूटेबल टू एम्यूनिटीज, तो उतना ही माइनस करेंगे। और बिल्डिंग का जो ये सैलरी है वो तो अपना स्टैंडर्ड डिडक्शन आ गया 30%। समझा? होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो करो अभी सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। होमवर्क का क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। होमवर्क का क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 2 समझा आप लोगों को? बहुत इजी है ये तो। वो कंपेंसेशन डिले मिला इसलिए इंटरेस्ट मिला है, तो वो तो अदर सोर्स में रिसीव बेसिस पे टैक्स हो जाएगा और 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। ये कर लो क्वेश्चन नंबर 3। अब अपन कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम करके। कोशिश करते कल ही वो कंप्लीट हो जाए, अगर थोड़ा सा बचा तो परसों हो जाएगा, और परसों आपका सेट ऑफ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो बाय बाय फ्रेंड।